गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका हिंदी ग्रामर का थर्ड लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण। वर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है? बेटा आपको पता है कि हमारे जो शरीर है वो अनेक अंगों से मिलकर बना है। जैसे हमारे जो अंग हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, मुंह है, पीठ है, गर्दन है। तो इस तरीके से ये अलग अलग भाग हैं और ये अंग हड्डी एवं मांस से बने हुए हैं। ओके, ये हड्डी और मांस अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जो हमारे अंग है वो हड्डी और मांस से बने हैं और हड्डी और मांस अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इस तरह जो कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी प्रकार जो भाषा है, ठीक है, वो वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और वर्ण जो होते हैं, अतः वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होते हैं? वर्ण होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जैसे अ हो गया, ई, क, म, ल, इस तरीके से। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है और बोलना प्रारंभ करता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनि मतलब होता है आवाज़ निकालता है। आरंभ में इन ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, शुरू में तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो सार्थक ध्वनियाँ, सार्थक मतलब जो जिनका अर्थ होता है, अर्थ के साथ ध्वनियाँ निकालने लगता है। फिर वह पूरा शब्द बोलने लगता है और इसके बाद छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। जब आप छोटे थे आपने देखा होगा कि आपको कुछ भी बोलना नहीं आता ना, ठीक है, उसके बाद फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा, उसको पहले कुछ नहीं बोलना आता है ना, आ बा मा, ये सिर्फ इतना ही बोलता है। उसके बाद फिर छोटे छोटे वर्ड्स बोलने लगते हैं, जैसे दादा, पापा, है ना। फिर वो छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है, पानी दे दो, आ जाओ, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे वो वाक्य बोलने लगता है। अब आपने पढ़ा होगा कि वर्ण के जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? 35, ठीक है, क से लेके ह तक के। उसके बाद है अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह हैं। इनकी गिनती अब स्वरों में होती है। पहले ये स्वर में नहीं गिने जाते थे, लेकिन अब ये स्वर में गिने जाते हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ड और ढ। ड और ढ के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती अब व्यंजनों में होती है। पहले इनकी गिनती भी व्यंजनों में नहीं होती थी, लेकिन अब इनकी गिनती कहाँ होती है? व्यंजनों में होती है, इसलिए इनके साथ लिखे जाते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। अब वो तो सिंपल व्यंजन थे, अब ये होते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जो किसी के मेल से बने होते हैं। जैसे क, हलंत, ये हलंत लिखा हुआ है ना, हलंत, इसका ये जो निशान लगा हुआ है ना, ये दिख रहा है आपको, ये हलंत होता है। हलंत का मतलब होता है जिस शब्द के नीचे, वर्ण के नीचे, सॉरी, अगर हलंत लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ण जो है वो आधा है, अब उसमें ए का मेल नहीं है। तो ये क आधा है यहाँ पे, क जमा श, तो क्या बना? श। जैसे क्षमा, त आधा त, जमा र, क्या बन गया? त्र, जैसे त्रिभुज। फिर ज जमा य, क्या बन गया? ज्ञ, जैसे ज्ञान। श जमा र, क्या बन गया? श्र, जैसे श्रम। ओके, आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्रा होती है। आ को छोड़कर बाकी सबकी मात्रा होती है स्वरों की, और इन्हें व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। व्यंजनों में लगा के फिर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो ये जैसे बिना मात्रा के, जैसे कोई भी वर्ण होते हैं, हम दो वर्णों को जोड़कर, तीनों को जोड़कर बना सकते हैं। जैसे कम हो गया, इसमें मात्रा नहीं है। आ की मात्रा काम, ई की मात्रा किस, ए की मात्रा कील, उ की मात्रा कुल, उ की मात्रा पूछ, री की मात्रा कृपा, ए की मात्रा केला, आई की मात्रा कैसा, ओ की मात्रा कोई, औ की मात्रा कौन। ओके, आगे है वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जो वर्णों का समूह होता है, जैसे हमने यहाँ पीछे पढ़ा है ना, ये वर्ण, ये आपकी वर्णमाला है। क्या है आपकी? वर्णमाला। जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना हो तो उसके नीचे अलंत लगाया जाता है, ठीक है।
बिना मात्रा के। तो जैसे क है, च है, म है, प है, इनके नीचे हलंत लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये अब आधे हैं, तो अगर हलंत लग जाए और अ मिल जाए तो क्या बनेगा, वो पूरा कंप्लीट क बन जाएगा। फिर क के नीचे हलंत है, जमा आ मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। इस तरीके से ये की और की बनेगी। ओके, उसके बाद है र में ऊ और ऊ की मात्रा। र में अगर हम लू वाले ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा रुको, और ये र में अगर हम ऊन वाले ऊ की मात्रा बनाएंगे, जिसको आप बड़ा ऊ बोलते हो, ऊ, ठीक है, ये है ऊ और ये है ऊ, तो ये हो जाएगा रूठना। ये देखो, रुको, रूठना। आगे है अनुस्वार। ये जो आप जिसको आप बोलते हो ना कि बिंदी लगा दी मैम, ये बिंदी नहीं होती है, ये इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। बोल के देख लो चाहिए, देखो, कंस, अंग, लंगूर, कंधा। लेकिन इसकी एक बात होती है कि जहां पाई होती है उसके ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे देखिए कंस लिखा है ना, तो आपने कैसे लिखा है, इसने कंस लिखा है ना, तो कंस ये क्या की पाई है ना, इसके ऊपर लगा है, देखो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है अनुनासिक। ये जिसको चंद्र बिंदु बोलते हो तुम, ये अनुनासिक होता है। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है, नाक और मुंह से निकलती है, और उसमें सिर्फ नाक से निकलती है। तो जैसे आंख, मांग, चांद, महंगा। ठीक है, उसके बाद होता है विसर्ग। ये 2 डॉट दिख रहे हैं, ये विसर्ग होते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, ठीक है, अतः, स्वतः, इस तरीके से। जो र के रूप होते हैं वो विभिन्न रूप होते हैं। जैसे एक तो ये लगता है इस टाइप का प्रकार पैर में, एक इस टाइप का ट्रक वाला, और एक ये रेफ वाला। ओके, इस तरीके से आप इसके और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ये आपकी एक्सरसाइज, ये हम होमवर्क में करेंगे। तब तक आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, समझिए, इनके एग्जांपल्स और कीजिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, किसी बड़े की हेल्प भी ले सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।